Good evening, dear students. So let us begin our today's topic. We have already done India's relation with a few of her neighbors, right? We have done India's relation with Nepal. We have completed our discussion on India's relation with Bhutan. And today we will look into India's relation with Sri Lanka, okay? So let us see. Actually, India and Sri Lanka, these two countries, they are members of, together they are members of a large number of regional international organizations. You have already studied SAARC and you have found that within SAARC, Sri Lanka and India both are members. Now, likewise, in a few more organizations, they too work together. Now, when it comes to South Asian region, relation between India and Sri Lanka is of a unique importance, not only for the regional politics, but for the politics overall, you can say for the global politics, right? So today let us see how this relation has been evolving. As you have seen in case of India-Nepal relation, India-Bhutan relation, that what the relation was previously or in the early years when India earned independence, that relation doesn't continue till today, right? With the passage of time, when changes happen in regional politics, in global politics, naturally changes also take place in bilateral relation among states. मैं क्या बोल रही हूँ कि हमेशा आप देखिएगा कि बाइलैटरल रिलेशंस यानी देशों के बीच, राष्ट्र के बीच जो द्विपक्षीय संबंध होता है वो शुरू से अंत तक एक जैसा नहीं रहता है. तो शुरुआत में एक देश के साथ दूसरे देश का द्विपक्षीय संबंध जैसा होता है, वक्त के साथ साथ ग्लोबल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, इन सब में चेंजेस आने की वजह से बाइलैटरल रिलेशंस में भी चेंज आती है. तो इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आपको नज़र आएगा. कभी एक वक्त था जब दोनों के बीच रिलेशन काफ़ी अच्छा था, फिर एक वक्त आया जब दोनों के बीच रिलेशन थोड़ी कड़वाहट के तरफ गया, फिर रिलेशन बेहतर हुआ, फिर से वो कड़वाहट के तरफ गया. मतलब रिलेशन में आपको अप्स एंड डाउन्स दिखाई देगा. और इंडिया श्रीलंका रिलेशन में भी एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है चाइना. तो जैसे नेपाल और इंडिया, भूटान और इंडिया के क्षेत्र में आप लोगों ने देखा था कि चाइना की इन्फ्लुएंस एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में काम करता है, ठीक उसी तरह आप देखिएगा कि इंडिया श्रीलंका के रिलेशन में भी चाइना फैक्टर काफ़ी सिग्निफिकेंट है. तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया श्रीलंका रिलेशन. तो जो नोट आप लोगों को मैंने दी है उसको सामने रखिए. The relationship between India and Sri Lanka is more than 2500 years old. Okay? तो श्रीलंका और इंडिया के बीच रिलेशन 2500 साल पुराना है और दोनों के बीच इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन हुआ है. तो इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन का मतलब इंडिया के इंटेलेक्चुअल लोग श्रीलंका में गए हैं रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए, ठीक उसी तरह श्रीलंका के भी इंटेलेक्चुअल लोग इंडिया आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए. तो इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन दोनों के बीच चलता रहता है. फिर कल्चरल इंटरेक्शन होता है क्योंकि श्रीलंकन कल्चर के साथ हमारे भारत की जो दक्षिणी राज्य है, खास करके तमिलनाडु, उसका कल्चर काफ़ी मिलती जुलती है. तो कहा जाता है श्रीलंकन कल्चर और तमिल कल्चर आपस में काफ़ी मिलती है. फिर दोनों के बीच एक रिलीजियस इंटरेक्शन भी है.
श्रीलंका की मेजॉरिटी पॉपुलेशन का रिलीजियन है बुद्धिज़्म, वहाँ के ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट है। उसी तरह इंडिया में भी एक पॉपुलेशन का एक संख्या है जो बुद्धिस्ट लोग हैं, और बुद्धिस्ट इंडियंस के साथ बुद्धिस्ट श्रीलंकन लोगों की काफ़ी इंटरेक्शन चलता रहता है। इसके अलावा लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन भी है, क्योंकि श्रीलंकन लैंग्वेज सिन्हलीज जिसे कहते हैं उसके साथ तमिल लैंग्वेज का थोड़ा बहुत मेल तो है ही। उसके अलावा तमिल इंडिया में रहने वाले तमिल लोगों के साथ श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोगों का भी काफ़ी इंटरेक्शन चलता रहता है। In recent years, the relationship has been marked by close contacts at the highest political level, growing trade and investment, cooperation in the fields of development, education, culture and defense, as well as a broad understanding on major issues of international interest. तो संप्रति हम लोग देख रहे हैं रिसेंटली दोनों की रिलेशन में काफ़ी नज़दीकी आई है और पॉलिटिकल लेवल विजिट्स चलता रहता है। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका जाते हैं। श्रीलंका और इंडिया के बीच ट्रेड यानी व्यापार काफ़ी बढ़ रहा है। इंडियन कंपनी श्रीलंका में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट भी कर रहा है वहाँ पे अपना फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए। उसके अलावा श्रीलंका में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलता है उसमें इंडिया गवर्नमेंट काफ़ी आर्थिक सहायता करती है, जो कि आप लोगों ने देखा है नेपाल और भूटान में भी इंडिया करती रहती है। वहाँ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कामयाबी के साथ कंप्लीट हो जाए इसके लिए इंडिया आर्थिक मदद करती है, तो श्रीलंका में भी ऐसी मदद देती है। उसके अलावा श्रीलंका की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भारत से खास करके तमिलनाडु से स्टूडेंट्स जाते हैं और श्रीलंका के स्टूडेंट्स भी इंडिया आते हैं पढ़ने के लिए। और कल्चरल रिलेशन, डिफेंस रिलेशंस तो दोनों में चलता ही है। Bilateral exchanges at various levels over the past year and significant progress in implementation of development assistance projects for the internally displaced persons and disadvantaged sections of the population in Sri Lanka has helped further cement the bonds of friendship between the two. तो देखिए श्रीलंका में कुछ लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स है। तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स यानी कि आईडीपी कौन लोग होते हैं? मान लीजिए एक देश के अंदर अगर जंग चल रहा है या कोई बड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, जैसे सीरिया में आप लोग देख रहे हैं सिविल वॉर चल रहा है, अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर चल रहा है। तो जब देश की पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं, उसी देश में रहते हैं लेकिन अपने घर से बेघर होकर इधर उधर भटकते हैं, रिलीफ कैंप में रहते हैं, रिफ्यूजी की तरह एक लाइफ अपने ही देश में बिताने लगते हैं, उन लोगों को कहते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। तो श्रीलंका में इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल का मतलब इसका उत्पादन हुआ कैसे? हाउ डिड द पीपल बिकम इंटरनली डिस्प्लेस्ड? वो डिस्प्लेस्ड हुआ कैसे? तो जब LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम LTTE फोर्सेस के साथ श्रीलंकन गवर्नमेंट का एक जंग चल रहा था कई सालों से। इसका इतिहास भी ये नोट पढ़ते वक्त धीरे धीरे आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। फ़िलहाल आप लोग समझ लीजिए श्रीलंका में जो तमिल पॉपुलेशन रहती है उस तमिल पॉपुलेशन की काफ़ी दिनों से शिकायत है कि श्रीलंका की जो मेजॉरिटी सिन्हालीज गवर्नमेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं श्रीलंका की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है सिन्हलीज पॉपुलेशन जिनका रिलीजियन है बुद्धिज़्म, और जो
तमिल पॉपुलेशन है जिनका रिलीजियन हिंदुइज्म है वो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। तो मेजॉरिटी सिन्हलीज पॉपुलेशन माइनॉरिटी तमिल पॉपुलेशन के ऊपर बहुत जुल्म, अत्याचार और एक्सप्लॉयटेशन किया करता था। तो इसके वजह से सिन्हलीज गवर्नमेंट और मेजॉरिटी सिन्हलीज पॉपुलेशन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक वक्त तमिल पॉपुलेशन के अंदर ही एक ग्रुप फॉर्म हुआ था जिस ग्रुप का नाम था LTTE, मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। इलाम एक तमिल शब्द है जिसका मतलब है स्टेट। तो इस LTTE ग्रुप का मकसद था कि तमिल पॉपुलेशन के लिए एक सेपरेट तमिल स्टेट क्रिएट किया जाए जो श्रीलंका से बाहर इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट बनकर रहेगा। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि ये LTTE शुरू हुआ था तमिल लोगों की अधिकार और उनके सुरक्षा के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे एक संत्रासी संगठन बनने लगा और देश में कहर मचाने लगा। तब सिन्हलीज गवर्नमेंट को मजबूरन LTTE को दबाने के लिए, उसको मिटाने के लिए अपना सेना, अपना आर्मी को लगाना पड़ा। और जब सेना और सरकार और दूसरी तरफ LTTE के बीच जंग हो रहा था तो उसमें कई तमिल लोग बेघर हो गए थे। क्यों? क्योंकि अक्सर LTTE के संत्रासी मेंबर्स छुपने के लिए, पुलिस और आर्मी से बचने के लिए तमिल लोगों के घर में पनाह लिया करता था और पुलिस LTTE मेंबर्स को पकड़ने के लिए तमिल लोगों के घर को जला देते थे या फिर उन्हें अपने घर से बाहर निकालकर उस घर को डैमेज कर देते थे ताकि जो भी LTTE टेररिस्ट वहाँ छुपे हैं वो मर जाए। तो इससे कई लोग बेघर हो गए। तो जब ये सब चल रहा था तब भारत की तमिलनाडु राज्य की तमिल सरकार इंडियन गवर्नमेंट पर काफ़ी प्रेशर क्रिएट कर रहा था कि इंडिया गवर्नमेंट श्रीलंका में डिस्प्लेस्ड हुए तमिल लोगों की मदद करे। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट सच में वहाँ पे जितने भी लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गए थे उनकी मदद के लिए बहुत आर्थिक सहायता किया था। लेकिन साथ में श्रीलंका सरकार को भी भारत सरकार ने काफ़ी सपोर्ट दिया था LTTE टेररिस्ट लोगों को मिटाने के लिए। तो देखिए, दो तरफ से ही श्रीलंका को इंडिया ने मदद किया। एक तरफ जो उजड़े हुए तमिल लोग थे उनका घर फिर से बसाने के लिए आर्थिक मदद किया और दूसरी ओर सिन्हलीज सरकार को LTTE टेररिस्ट्स पर काबू पाने के लिए काफ़ी मिलिट्री और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान किया। तो इससे क्या हुआ, श्रीलंका और इंडिया के बीच जो फ्रेंडशिप, दोस्ती और भाईचारा का रिश्ता था वो काफ़ी मजबूत बन गया। और ये सब हुआ तकरीबन आप बोल सकते हैं 2007, 2008 और 2009 के अंदर। लेकिन साथ में कुछ ऐसे फैक्टर्स भी थे जो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पेश कर रहा था। देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इंडिया सपोर्टेड द राइट of the government of Sri Lanka to act against terrorist forces। तो क्योंकि इंडिया खुद पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर किए गए टेररिज्म का शिकार है, तो इसलिए इंडिया को ये महसूस है कि एक देश जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अटैक्ट होती है तब उस पर क्या बीतती है। तो इस इमोशन की जगह से इंडिया गवर्नमेंट ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को मदद किया कि वो LTTE को मिटाने में उसकी सहायता करे। LTTE को मिटाने में श्रीलंकन गवर्नमेंट को इंडिया गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। At the same time, it conveyed at the highest levels, it means the government of India conveyed at the highest levels its deep concern at the plight of the mostly Tamil civilian population, emphasizing that their rights and welfare should not get enmeshed in hostilities against the LTTE। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट को मदद करने के साथ साथ
इंडिया गवर्नमेंट ने हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात की घोषणा की कि एलटीटीई से लड़ते वक्त श्रीलंकान सरकार को तमिल पॉपुलेशन की गरीबी, उनकी दुर्दशा के बारे में भी सोचना पड़ेगा और ऐसा ना हो कि एलटीटीई संत्रासवादी लोगों को मारने के वक्त बहुत ही मासूम और गरीब तमिल लोगों को भी मार दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। The need for national reconciliation through a political settlement of the ethnic issue has been reiterated by India at the highest levels. तो reiterated मतलब बार बार कहा गया। तो इंडिया ने कौन सी बात हमेशा हर जगह बार बार कहा कि एक नेशनल रिकॉन्सिलिएशन होना चाहिए। तो नेशनल रिकॉन्सिलिएशन का क्या मतलब है? एक तरफ तमिल पॉपुलेशन और दूसरी तरफ सिन्हलीज पॉपुलेशन, इनके बीच एक सेटलमेंट, एक समझौता होना चाहिए जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात आती है। ऐसा ना हो जाए कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ज़्यादातर सिन्हलीज लोग द्वारा ही डोमिनेटेड होते रहे और तमिल पॉपुलेशन से कोई भी प्रतिनिधि गवर्नमेंट में ना रहे। ऐसा ना हो। तो इंडिया हमेशा श्रीलंका को यही समझाते आए हैं कि जब आप सरकार बनाएंगे तो उसमें सरकार में जैसे सिन्हलीज पॉपुलेशन का प्रतिनिधि रहेगा, ठीक उसी तरह तमिल पॉपुलेशन से भी सफिशिएंट प्रतिनिधियों को लेकर ही सरकार बनानी पड़ेगी। India's consistent position is in favor of a negotiated political settlement which is acceptable to all communities within the framework of a united Sri Lanka and which is consistent with democracy, pluralism and respect for human rights. तो इंडिया हमेशा श्रीलंका को कहते आए हैं कि आप हमेशा सभी कम्युनिटी के लोगों के प्रतिनिधियों को अपने सरकार में इंक्लूड कीजिए निगोशिएशन यानी बातचीत के ज़रिए, और श्रीलंका को यूनाइटेड रखिए ताकि इनमें कोई कम्युनिटी को ऐसा ना लगे कि दूसरे कम्युनिटी के लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको शोषण कर रहे हैं। और श्रीलंका में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, प्लूरलिज्म यानी बहुवाद और मानविक अधिकार के प्रति सम्मान हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। अब आते हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच डेवलपमेंटल कोऑपरेशन क्या है उसको देखिए। तो डेवलपमेंटल कोऑपरेशन मतलब श्रीलंका को डेवलप करने के लिए उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरल विकास के लिए इंडिया क्या क्या करती है। The conclusion of the armed conflict saw the emergence of a major humanitarian challenge with nearly 3 lakh Tamil civilians housed in camps for internally displaced persons। तो जैसे कि मैंने कहा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट मतलब किस कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है? एक तरफ एलटीटीई फोर्सेस और दूसरी तरफ श्रीलंका की मेजॉरिटी सिन्हालीज गवर्नमेंट। तो इन दोनों में जंग ख़त्म तो हुआ, लेकिन जंग के साथ साथ देखा गया एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज आ गया है। ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज कैसा? नियरली लगभग 3 लाख तमिल मासूम लोग बेघर हो गए थे इन जंग के दौरान और इन्हें आईडीपी यानी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिए बनाए गए कैंप में रहना पड़ रहा था। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया जिससे इन आईडीपीज़ को गवर्नमेंट ने आर्थिक सहायता प्रदान करने के बारे में सोचा ताकि वो अपने नॉर्मल लाइफ में जल्द से जल्द लौट सके और वो अपना बसेरा फिर से बना सके। ओके, तो जो तमिल लोग आईडीपी बनकर इधर उधर कैंप में भटक रहे थे, एक बहुत ही बदतर ज़िंदगी जी रहे थे, उनका बसेरा फिर से
बनाने के लिए और उनको स्वाभाविक ज़िंदगी में लौटने में मदद करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने श्रीलंका की गवर्नमेंट को आर्थिक मदद देने के बारे में सोचा और कहा भी कि हम मदद करेंगे। India's immediate humanitarian assistance to the IDPs included supply of 250,000 family relief packs, establishment of an emergency medical unit which treated over 50,000 IDPs, supply of over 1 million roofing sheets as well as 4 lakh bags of cement for constructing temporary housing and a provision of 95,000 starter packs of agricultural implements। तो इंडिया ने क्या क्या सहायता श्रीलंका के तमिल IDPs के लिए भेजा? 2,50,000 फैमिली रिलीफ पैक्स। तो रिलीफ पैक्स में क्या रहता है? उसमें कुछ पैसों की मदद रहती है, साथ साथ खाने की सामान, फिर पहनने का कपड़ा, फिर इमरजेंसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी जीने के लिए नहायत ही इमरजेंसी है, ये सब तो रहती है। फिर एक मेडिकल यूनिट को भेजा जिसने 50,000 IDPs का अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया। फिर घर के ऊपर छत बनाने के लिए 1 करोड़ रूफिंग शीट्स भेजा, सीमेंट दिया और काफ़ी एग्रीकल्चर वो लोग शुरू कर सके, इसलिए एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है ऐसे सामान भी उनको भेजा। इंडिया ऑल्सो असिस्टेड इन द रिवाइवल ऑफ agricultural and economic activities in areas affected by the conflict। तो जो भी एरियाज़ इस कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा अफेक्ट हुआ था उनके मदद के लिए इंडिया ने एग्रीकल्चरल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी शुरू करने की कोशिश किया। गवर्नमेंट ने मदद किया ताकि तमिल लोग फिर से अपने स्वाभाविक ज़िंदगी में वापस आ सके और एग्रीकल्चर और दूसरे इकोनॉमिक कामकाज जिनमें वो जुड़े हुए थे पहले से, वो फिर से शुरू कर सके। विद द शिफ्ट फ्रॉम रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन to reconstruction and development, the government of India turned its attention to the housing requirements of the IDPs। तो पहले इंडिया गवर्नमेंट ने रिलीफ भेजा, उनके घर को फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए मदद किया, उनके विकास में सहायता किया। उसके बाद IDPs के हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स यानी उनके घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए उसके प्रति ध्यान दिया। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्रेसिडेंट महिंदा राजापक्षे टू इंडिया इन जून 2010, an announcement was made by Prime Minister Dr. Manmohan Singh that India would support a program to reconstruct 50,000 houses in Sri Lanka। तो जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और श्रीलंका के प्रेसिडेंट महिंदा राजापक्षे थे, अभी महिंदा राजापक्षे वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं और उनके भाई गोटाबाया राजापक्षे प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो 2010 में महिंदा राजापक्षे इंडिया विज़िट करने आए थे और उस वक्त मनमोहन सिंह ने उनसे वादा किया था कि श्रीलंका में लगभग 50,000 उजड़े घरों को बसाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्थिक मदद करेगी। A pilot project involving a construction of 1 lakh houses was launched in November 2010 and was completed in July 2012। तो इंडिया गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट यानी बहुत बड़ा और कामयाब प्रोजेक्ट भी श्रीलंका में लॉन्च किया, जिसके ज़रिए तकरीबन 1000 घरों को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया नवंबर 2010 के अंदर और जुलाई 2012 में पूरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। A memorandum of understanding moved with the government of Sri Lanka on the modalities of implementation of the remaining 49,000 houses under the project was signed on 17 January 2012 and the second phase of the project
construction and repair of 43,000 housing units in northern and eastern provinces was launched in October 2012। मतलब उसी पायलट प्रोजेक्ट को ख़त्म किया इंडिया ने कुछ फेजेस में। तो अगर आपको इतना सारा फेज़ याद नहीं रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस यही बोल दीजिएगा कि तमिल आईडीपीज़ के उजड़े हुए घरों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट श्रीलंका में लॉन्च किया था, जिसके ज़रिए तकरीबन 1 लाख घरों को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया था। ओके, इतना डिटेल्स अगर आपको याद नहीं रहता तो मत लिखिए। उसके बाद देखिए, अंडर अ लाइन ऑफ क्रेडिट of $167.4 million, the tsunami damaged Colombo Matara rail link has been repaired and upgraded। तो आपको शायद याद नहीं, 2004 में श्रीलंका में एक बहुत ही भयानक पानी में एक भूकंप आया था, जिसको कहा जाता है सुनामी। सुनामी का मतलब है एक्चुअली वाटर अर्थक्वेक, यानी जो भूकंप पानी के नीचे शुरू होता है और उसका प्रभाव धरती के ऊपर भी आ जाता है। तो समुंदर में बड़े बड़े जैसे वेव्स आने लगे थे और पूरा कोस्टल एरियाज़ वॉश आउट हो गया। उस सुनामी का थोड़ा बहुत प्रभाव हमारे भारत में भी हुआ था, दक्षिणी राज्य में, जहाँ पे देखा गया था कि समुंदर ऐसे उछलकर नगरों में, शहरों में प्रवेश करके घर, मकान सब कुछ अपने साथ लेकर चला गया और कई लोगों की जान भी चला गया। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि समुंदर के पानी के नीचे एक भूकंप आया था, उसको कहते हैं सुनामी। तो सुनामी की वजह से सबसे ज़्यादा डैमेज किसको पहुंचा था? श्रीलंका को। तो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए फिर से इंडिया ने एक क्रेडिट यानी लोन उधार दिया श्रीलंका को, जो कि $167.4 मिलियन था। और इस सुनामी के वजह से श्रीलंका की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेल रोड कनेक्शन, जिसका नाम है कोलंबो मातरा, मतलब कोलंबो से मातरा एक शहर का नाम है, कोलंबो से मातरा को जॉइन करने वाली जो रोड लिंक था वो पूरी तरह से सुनामी की वजह से टूट गया था। तो उसको रिपेयर करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने श्रीलंका को लोन दिया था। अनदर लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $800 million फॉर ट्रैक लेइंग and supply of rolling stock to support construction of Medawachia to Madhu to Talaimannar, Omanthai to Pallai to Kankeshan-Thurai railway lines, and setting up of signaling and telecommunication system in northern Sri Lanka is already operational। तो आपको इतना सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब यही कहिए कि जब सुनामी की वजह से श्रीलंका को काफ़ी सामाजिक और आर्थिक डैमेज सहन करना पड़ा था, तब इंडिया ने 2 दफ़ा क्रेडिट दिया था। एक बार $167.4 मिलियन और उसके बाद $800 मिलियन, ताकि जितने भी रोड्स, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचा था सुनामी की वजह से, उस डैमेज को श्रीलंका रिपेयर कर सके। India also continues to assist a large number of smaller development projects in areas like education, health, transport, connectivity, small and medium enterprise development and training in many parts of the country through its grant fund। तो श्रीलंका की हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट हो, इसमें इंडिया गवर्नमेंट हर छोटी बड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका को ग्रांट यानी अनुदान देती है और आर्थिक मदद करती है। अब आइए कल्चरल रिलेशंस में। पहले से ही इंडिया और श्रीलंका के बीच एक बहुत ही अच्छा कल्चरल रिलेशन है।
The Indian Cultural Center in Colombo actively promotes awareness of Indian culture by offering classes in Indian music, dance, Hindi and yoga. Every year, cultural troops from both countries exchange visits. तो क्या है, कोलंबो यानी श्रीलंका की कैपिटल में एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है द इंडियन कल्चरल सेंटर। तो ये सेंटर क्या करती है, ये इंडियन कल्चर को प्रमोट करती है। किसके ज़रिए, इंडियन डांस सिखाया जाता है, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ऐसे डांसेस यहाँ सिखाए जाते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की सिखाई होती है, उसके बाद हिंदी पढ़ाया जाता है, योगासन करवाया जाता है। तो ऐसे ही श्रीलंका में इंडियन कल्चर को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है। एजुकेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. India offers about 290 scholarship slots annually to deserving Sri Lankan students, which benefits not only regular undergraduate studies but also provides opportunities for higher research. तो इंडिया श्रीलंका को क्या देती है, लगभग 290 स्कॉलरशिप। किसको, टू द डिज़र्विंग श्रीलंकन स्टूडेंट्स, मतलब जो श्रीलंकन स्टूडेंट्स काफ़ी हुनार है, जिसमें टैलेंट है, जो आगे बढ़ सकता है, ऐसे श्रीलंकन स्टूडेंट्स के लिए इंडिया स्कॉलरशिप भेजा करता है ताकि वो रिसर्च परस्यू कर सके, हायर एजुकेशन परस्यू कर सके। और इसके अलावा इंडियन टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्कीम एंड कोलंबो प्लान, ये दो प्लान के ज़रिए, एक है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्कीम और दूसरा है कोलंबो प्लान। ये दो प्लान्स और स्कीम्स के ज़रिए इंडिया क्या करती है, ऑफर्स नियरली 200 स्लॉट्स एनुअली to the Sri Lankan nationals for short and medium term training courses in a wide variety of technical and professional disciplines. तो श्रीलंका के स्टूडेंट्स टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज में भर्ती हो सके, वो कोर्स कर सके, इसलिए भी इंडिया श्रीलंका को काफ़ी आर्थिक मदद करती रहती है। अब आइए देखते हैं ये दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक टाइज कैसा है। इंडिया एंड श्रीलंका हैड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशंस इन द प्री कॉलोनियल एरा। प्री कॉलोनियल एरा मतलब ब्रिटेन के इंडिया में आने से पहले इंडिया और श्रीलंका के बीच एक काफ़ी मजबूत आर्थिक रिश्ता था। But during the nearly 5 centuries of colonial rule under the Portuguese, Dutch and British weakened the relations between both countries. लेकिन क्या हुआ, जब ब्रिटिश, पोर्तुगीज़ और डच लोग इंडिया और श्रीलंका दोनों देशों पर राज करने के लिए आए, इनको अपना कॉलोनी बना लिया, तब इंडिया और श्रीलंका के बीच रिलेशन थोड़ा खराब या बुराई की ओर गई। आफ्टर बोथ कंट्रीज गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, इकोनॉमिक रिलेशन स्टार्टेड टू रिवाइव बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया टू अ सर्टेन एक्सटेंट, but due to the inward looking policies that dominated the policy making in the countries until the mid 1980s, it was less significant. तो जितने दिनों तक कॉलोनियल मास्टर्स श्रीलंका और इंडिया पर डोमिनेट करते रहे, दोनों देशों के बीच रिलेशन बेहतर ना हो पाया। लेकिन जब कॉलोनियल मास्टर्स श्रीलंका और इंडिया छोड़कर चले गए, तब भी दोनों के बीच रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं बना था, क्योंकि दोनों देश ही एक तरह का इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अपनाया था। इनवर्ड पॉलिसी मतलब दोनों देशों ने अपना इकोनॉमी को क्लोज्ड डोर इकोनॉमी बनाकर रखा था, मतलब जिसमें बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अंदर आना मना है
अंदर से किसी भी कंपनी को दूसरे देशों में इन्वेस्ट करना मना है। इस देश से बाहर की दूसरे देशों में कोई भी बिजनेस या व्यापार करने नहीं जा पाएगा और विदेश के राष्ट्र से भी कोई कंपनी इस देश में अपना फ्रेंचाइजी खोलने नहीं आ पाएगा। जब ऐसा परिस्थिति होती है तो उसको कहते हैं क्लोज्ड डोर इकोनॉमी। तो 1980 तक इंडिया और श्रीलंका दोनों ने ऐसा क्लोज्ड डोर इकोनॉमी को अपनाया था। आपको याद रखना है कि 1980s तक ज़माना जो था वो कौन सी ज़माना था? कोल्ड वॉर का ज़माना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तरफ सोवियत यूनियन, दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच, उसमें इंडिया और श्रीलंका ने सोवियत मॉडल को अपनाया था और इस वजह से उन दोनों का इकोनॉमी था सोवियत जैसा क्लोज्ड इकोनॉमी। तो 1980s तक जब तक इन दोनों का इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी था, तब तक इन दोनों में काफ़ी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं था। तो इकोनॉमिक रिलेशन कब से शुरू हुआ? फ्रॉम द 1990s, जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाया, अपना इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया। तो लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल कंपनीज़ को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में बेच दिया जाता है, जिससे नेशनलाइज्ड कंपनीज़ बन जाता है प्राइवेट कंपनीज़। और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है अपने इकोनॉमी के दरवाजे खोल देना, ताकि बाहरी देश से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेरे देश में आ सके और मेरे देश के कंपनीज़ बाहर के देशों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर जा सके। ओके। और बाहर के देशों से यहाँ पर टेक्नोलॉजी का आमदनी होगा, यहाँ का टेक्नोलॉजी बाहर के देशों में जाएगा। तो ये सब एक्सचेंज जब होता है तब इकोनॉमी बन जाता है लिबरल इकोनॉमी। तो जब 1990s में इंडिया सच में लिबरल इकोनॉमी बना, तब इंडिया और श्रीलंका के बीच ट्रेड रिलेशंस पक्का हुआ। इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कंट्री फॉर श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ जितने भी देशों का एक्सपोर्ट चलता रहता है उसमें इंडिया का पोजीशन है थर्ड में, with exports to India averaged at 5218.24 US dollars, 5218.24 million US dollars from 1957 till 2018। मतलब 1957 से लेकर 2018 तक श्रीलंका ने जितने भी प्रोडक्ट्स सर्विसेज इंडिया में एक्सपोर्ट किया उसका वैल्यू बनता है 5218.24 मिलियन US डॉलर्स। It reached an all-time high of 30541.44 million US dollars in March 2013 and reached an all-time low of 59.01 million US dollars in June 1958। तो 1958 के जून में जब से एक्सपोर्ट शुरू हुआ तब एक्सपोर्ट वैल्यू था 59.01 मिलियन US डॉलर्स और 2013 तक ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 30,541.44 मिलियन US डॉलर्स में। ठीक उसी तरह एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका इंक्रीज्ड एट 20.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस to US $28.86 billion in May 2018। ठीक उसी तरह इंडिया भी जितना गुड्स और सर्विसेज श्रीलंका में एक्सपोर्ट करती है उसका वैल्यू भी हर साल 20% करके बढ़ने लगता है और बढ़ के आज वो 28.86 बिलियन US डॉलर्स तक पहुंच गया है। एक्सपोर्ट्स टू श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। अच्छा, इतना ज़्यादा
स्टैटिस्टिक्स बोलने की ज़रूरत नहीं, मई 2018 यहाँ तक आपकी डिस्कशन सीमित रखी। उसके बाद आइए, दोनों के बीच रिलेशन डिटोरिएट कर रहा है, रिश्ता खराब होता जा रहा है, किस वजह से, उसी विषय पर हम लोगों को कंसंट्रेट करना है। The 1980s saw the civil war escalate on Sri Lankan soil, with LTTE carrying out armed insurgencies against the Sri Lankan government. तो 1980 के सदियों से हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका की ज़मीन पर LTTE की पकड़ मजबूत बनती जा रही थी, जिसकी वजह से LTTE के साथ श्रीलंकन गवर्नमेंट का तनाव और झगड़ा बढ़ रहा था। एस्केलेट मतलब बढ़ रहा था, और आर्म्ड इंसर्जेंसीज मतलब LTTE के मेंबर्स संत्रासी कार्यकलाप कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी तमिल पॉपुलेशन ऑन द आइलैंड नेशन। तो जब LTTE ने जंग शुरू किया था तो उसका उद्देश्य था तमिल पॉपुलेशन को जो हक से, जो अधिकारों से वंचित किया गया है, उन अधिकार उनको वापस लौटा देना। लेकिन धीरे धीरे LTTE का उद्देश्य बदलने लगा, वो तमिल पॉपुलेशन के बारे में सोचने लगा कम और खुद पावर में आने के बारे में सोचने लगा ज़्यादा। तो इससे क्या हुआ, तमिल पॉपुलेशन की जो सपोर्ट, जो समर्थन इतने दिनों तक LTTE मिलिटेंट्स को मिल रहा था, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और क्या हुआ, LTTE के साथ सरकार का संघर्ष धीरे धीरे बढ़ता गया। तो जैसे ही ये बढ़ता रहा, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, LTTE मिलिटेंट्स को मारने के साथ साथ तमिल पॉपुलेशन पर भी अपना जुल्म और अत्याचार काफ़ी बढ़ा दिया। तब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, वायलेटेड सेवरल ह्यूमन राइट्स स्टैट्यूट्स in the process of exterminating the armed insurgencies that saw thousands of civilians, military personnel and armed insurgents losing their lives. तो श्रीलंकन गवर्नमेंट इतना डिटरमाइंड हो गए LTTE को ख़त्म करने में कि वो अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स के जितने भी लॉज है, स्टैट्यूट्स है, कानून्स है, उन सब को वायलेट करने लगा। और जंग इतना बढ़ने लगा कि उसमें मासूम नागरिकों की भी जानें जा रही थी, मिलिट्री पर्सनल्स की जान जा रही थी, और LTTE में जो भी आर्म्ड संत्रासी लोग थे वो तो मर रहे थे ही। तो ऐसी हालात में क्या हुआ, इंडिया और श्रीलंका के बीच एक पीस अकॉर्ड यानी एक पीस एग्रीमेंट का हस्ताक्षर होता है। द बायलैटरल पीस एग्रीमेंट साइंड ऑन जुलाई 1987 अलाउड इंडिया टू लुक आफ्टर द टास्क ऑफ मीडिएशन, वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिकेट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो जब ऐसी हालात थे, तब इंडिया की, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने और तमिल पॉपुलेशन ने इंडिया गवर्नमेंट पर काफ़ी दबाव डाला, काफ़ी प्रेशर क्रिएट किया कि वो कुछ करे ताकि श्रीलंकन गवर्नमेंट तमिल लोगों पर जुल्म और अत्याचार थोड़ा कम करे, उनके ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करे और ऐसे तमिल लोगों की जानें ना लेते जाए। तो इंडिया ने तय किया कि वो सिन्हालीज गवर्नमेंट और LTTE के बीच मीडिएट करेगा, यानी कि दोनों के बीच एक समझौता बनाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इंडिया और श्रीलंका के बीच एक समझौता पत्र सिग्नेचर हुआ जुलाई 1987 में। तो इस समझौता पत्र में क्या क्या कहा गया था, The Indian actors involved in the conflict ignored leaders like A. Amir Thalingam and in turn instigated the militants to be the sole representatives of the Sri Lankan Tamils. तो देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़,
समझने वाली बात है। द इंडियन एक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट। तो LTTE फोर्सेस और श्रीलंकन गवर्नमेंट में कौन कौन सा इंडियन एक्टर्स शामिल थे? इंडियन एक्टर्स मतलब इंडिया के तमिलनाडु के तमिल पॉपुलेशन, खास करके जितने भी तमिल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया के, जैसे AIADMK, DMK, तो ये सब पार्टीज़ क्या करने लगे, हालात को और बिगड़ने लगे। कैसे? इन सब पार्टीज़ ने LTTE को प्रोजेक्ट किया तमिल लोगों की सोल रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से, जो कि LTTE नहीं था। ये सच बात है कि LTTE ने जंग शुरू किया था तमिल लोगों की हक के लिए लड़ने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उनका मकसद सिर्फ तमिल पॉपुलेशन की हक को सुरक्षित करना नहीं था। जैसे मुस्लिम लीग इंडिया में अपना मूवमेंट शुरू किया था मुस्लिम लोगों के लिए, लेकिन उनका धीरे धीरे मकसद बदल गया, वो पावर में आने के लिए सब दंगा फसाद कर रहे थे। तो LTTE भी कुछ ऐसा ही कर रहा था, लेकिन इंडिया के तमिल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने LTTE को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जैसे कि वही तमिल पॉपुलेशन के सोल रिप्रेजेंटेटिव है और श्रीलंका में अत्याचारित तमिल लोगों के लिए लड़ रहा है। तो इससे क्या हुआ, श्रीलंकन गवर्नमेंट का भारत के प्रति इम्प्रेशन बिगड़ गया। उसको लगा कि इंडिया जैसे LTTE को इनडायरेक्टली मदद कर रहा है ताकि LTTE श्रीलंकन गवर्नमेंट को और भी परेशान करे। फिर दूसरी बात देखिए, द इंडियन मीडिएटर्स वेर रिप्लेस्ड फ्रीक्वेंटली एंड दैट ब्रोक द कंसिस्टेंसी इन द नेगोशिएशन प्रोसेस। तो इंडिया गवर्नमेंट ने श्रीलंकन गवर्नमेंट और तमिल पॉपुलेशन के बीच बातचीत नेगोशिएशन करने के लिए जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स का फॉर्मेशन किया था, उन एक्सपर्ट लोगों को हमेशा बदल दिया जाता था, फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी बदल दिया जाता था। तो इससे क्या होता था, सोचिए ABCD इन चारों लोगों ने एक नेगोशिएशन शुरू किया है, लेकिन नेगोशिएशन ख़त्म होने से पहले ही ABCD को रिप्लेस कर दिया XYZ की द्वारा। तो ऐसे रिप्लेसमेंट्स फ्रिक्वेंटली होने की वजह से बातचीत में जो कॉन्टिन्यूटी, जो कंसिस्टेंसी रहना चाहिए था, वो बिगड़ रहा था। फिर क्या हुआ, इट वॉज अ शैम्बॉलिक फेलियर on the part of the Indian leaders as well as the 14 foreign policy experts deployed by the Indian government, as they failed to understand the cunning motives of Jayawardhan, who used Indian military to disarm the LTTE by seeking military intervention। तो देखिए उस वक्त श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे जयावर्धन, वो बहुत ही चालाक और शातिर था। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को उल्लू बनाया, इंडियन गवर्नमेंट की इंडियन मिलिट्री की मदद लिया और इंडियन मिलिट्री की मदद से उसने LTTE को ख़त्म करने की कोशिश किया। तो जयावर्धन रो रो के इंडिया गवर्नमेंट से जब मदद मांग रही थी, तो असल में उस मदद के पीछे उनका असली मकसद जो छुपा हुआ था वो था कि किसी तरह अपने मिलिट्री को सुरक्षित रखना, ताकि उनके आर्म्ड फोर्सेस की लोगों की जानें ज़्यादा ना जाए, और इंडियन मिलिट्री की फोर्सेस को इस्तेमाल करके LTTE को मिटाना, ताकि जितने भी जाने जाएगी वो इंडियन सोल्जर्स की जाने जाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया में राजीव गांधी सरकार जयावर्धन की इस चालाकी को समझ नहीं पा रहे थे। Sending the Indian peacekeeping force was the most crucial point in India-Sri Lanka relations, which highlighted the hollowness of the 1987 peace accord between India and Sri Lanka and proved to be a major diplomatic failure on the part of the Indian government। तो जयावर्धन की मगरमच्छी आंसू देखकर राजीव गांधी सरकार ने श्रीलंका में एक पीस कीपिंग फोर्स IPKF यानी कि पीस कीपिंग फोर्स भेजा, यानी कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स को वहाँ पे भेजा
ताकि वो LTTE के फोर्सेस और श्रीलंकन गवर्नमेंट की आर्म्ड फोर्सेस के बीच एक समझौता ला सके, लेकिन वही इंडिया की सबसे बड़ी गलती था। और क्या हुआ जानते हैं? LTTE राजीव गांधी सरकार की इस कदम से इतना नाखुश हुए, इतना नाराज़ हुए कि LTTE द्वारा भेजे गए एक इंसान के हाथों ही राजीव गांधी की मौत हो गई। एक औरत ने राजीव गांधी को मार डाला, जो औरत असल में LTTE सदस्य थी। तो जब इंडिया गवर्नमेंट श्रीलंका के मिलिट्री फोर्सेस और LTTE के फोर्सेस के बीच समझौता कराने के लिए अपने सोल्जर्स की जान कुर्बान कर रहा था, तब LTTE को लग रहा था कि इंडिया गवर्नमेंट अपना मिलिट्री भेज रही है LTTE के मेंबर्स को ख़त्म करने के लिए, और उसी गुस्से में आकर LTTE ने ही अपना एक मेंबर को इंडिया भेजा, जिसके हाथों राजीव गांधी का मर्डर हो गया। तो ये इंडिया का एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फेलियर था। द एग्रीमेंट वॉज प्रिपेयर्ड इन अ ग्रेट हरी। तो कौन सी एग्रीमेंट की बात हो रही है? वही 1987 इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड। उसको बहुत जल्दबाजी में डिज़ाइन कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया विथ मैनी इम्प्रैक्टिकेबल प्रोविजंस। मतलब जो सब प्रोविजंस वास्तव में लागू नहीं हो पाएगा, ऐसे प्रोविजंस भी उसमें रखा गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया की मदद में आने की जगह वो सारे प्रोविजंस इंडिया के साथ श्रीलंका की रिलेशन को पूरा बिगाड़ के रख दिया। इंडियन गवर्नमेंट committed some grave mistakes on its part, and the whole idea of intervention proved to be a big failure. तो जयावर्धन की चाल में आकर इंडिया ने श्रीलंका में अपना आर्मी भेजकर इंटरवेन कर दिया, उसकी इंटरनल मामले में हस्तक्षेप कर दिया, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय माहौल में भी इंडिया का जो इमेज वो बिगड़ गया। सबको लगा कि श्रीलंका के अंदरूनी मामले में इंडिया दखल अंदाजी कर रहा था, जबकि जयवर्धन खुद इंडिया से मदद मांगा था और रिक्वेस्ट भी किया था कि इंडिया श्रीलंका के अंदर इंटरवेन करे, हस्तक्षेप करे इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। आप लोगों को पता है ना ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करती है तो उसको कहा जाता है इंटरवेंशन। और इस इंटरवेंशन को आप ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कब बोलेंगी? जब आप एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए, यानी कि एक मानविक कॉज के लिए, एक मानविक कारण के लिए आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो जयवर्धन ने इंडिया गवर्नमेंट से मांग की कि LTTE और श्रीलंकन आर्मी के इस जंग की वजह से मासूम लोग बेघर हो रहे थे, लोगों की जानें जा रही थी, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था। इस वजह से इंडिया का हस्तक्षेप ज़रूरी है। इस वजह से इस हस्तक्षेप को कहा जाता है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, जो करके इंडिया ने नहायत ही बड़ी गलती किया। The end of the civil war and stability between both nations. After nearly 3 decades, the armed conflict between Sri Lankan forces and the LTTE finally came to an end in May 2009. तो बहुत सालों तक जंग चला एंड फाइनली मई 2009 में ये जंग ख़त्म हुआ, जब LTTE की लीडर प्रभाकरण की मौत हो गई। India was always supportive of the Sri Lankan government's right to act against the armed insurgents in the country. तो इंडिया गवर्नमेंट ने हमेशा से ही श्रीलंकन गवर्नमेंट को समर्थन किया था LTTE की टेररिस्ट मेंबर्स और उनके टेररिस्ट कार्यकलाप से उद्धार पाने के लिए। The Indian government conveyed its deepest concern at the plight of the Tamil civilian population
एट एवरी पॉइंट। लेकिन साथ में, जैसे कि आप लोग इस नोट में पहले भी पढ़ चुके हैं, इंडिया गवर्नमेंट ने बार बार जिस पॉइंट पर एम्फसाइज किया कि जिन तमिल मासूम नागरिकों को भुगतना पड़ा इन जंग की वजह से, उनके देखभाल भी श्रीलंका की सरकार को करनी पड़ेगी। और इंडिया हमेशा से श्रीलंकन गवर्नमेंट को मदद करते आए हैं ताकि तमिल पॉपुलेशन की ज़िंदगी यहाँ और भी बेहतरीन बन सके। A few unresolved issues in the India-Sri Lanka relations need careful persuasion। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच कुछ ऐसे इश्यूज़ है जिस पर ज़्यादा अटेंशन नहीं डाला गया था, जिस वजह से इन दोनों का रिलेशन आज भी नॉर्मलाइज नहीं हो पाया है। तो वो सब इश्यूज़ क्या है उसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप आज का लेक्चर गौर से सुनिए, नोट को सामने रखकर नोट को भी पढ़ते रहिए, मेरा लेक्चर भी सुनते रहिए, और अगर कोई सवाल है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कीजिए। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।